हेलो बच्चों। इससे पहले हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों के रोल्स को हमने आराम से समझा था। उसके बाद अब हम आगे देख रहे हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का साधारण सा अर्थ है लोगों के द्वारा निर्मित तंत्र या वह तंत्र जिसमें लोगों की या जनता की प्रधानता होगी। हालांकि लोकतंत्र के नाम पर कभी-कभी हमें ऐसी परिस्थितियां भी देखने को मिलती है जहां पर लोकतंत्र की आड़ में अपने तानाशाही रवैये को पूरा किया जाता है। ठीक वैसे ही हाल में ही अभी जो घटना वेनेजुएला के साथ हुई उसमें अमेरिका जैसे देश दूसरे संप्रभु राष्ट्र पर सिर्फ इस नाम पर कब्जा कर रहे हैं कि वो वहां की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं या नियमित रूप से चलाना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करने जैसी स्थिति ही है। क्योंकि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है और शीर्ष से पूरे देश का नेतृत्व किया जाता है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप की बात किया जाए तो वो इस तरह से सरकारी तौर पर या इस तरह से सामाजिक तौर पर, इस तरह से राजनीतिक स्तर पर दिखाया जाएगा कि जो कृत्य अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया वह पूरी तरह तर्कसंगत था। पर हमेशा ध्यान रखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है और जो किया जाता है और जो होने वाला होता है, हमेशा इन दोनों के मध्य में अंतर होता है। और इसी अंतर को पाटने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था या वैश्विक सरकार की अवधारणा आती है। अब यहां हमें समझना है, जब हम सरकार शब्द का मतलब लेते हैं, जब हम सरकार बोलते हैं तो सरकार का मतलब है एक देश को नियंत्रित करने वाली इकाई। लेकिन जब वही हम वैश्विक स्तर पर सरकार की बात कर रहे हैं तो वह जो संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करे। तो यह सिर्फ अवधारणा है, ऐसी कोई सरकार एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरनेशनल लेवल पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं। वो इसलिए हैं कि जब भी राष्ट्रों के मध्य तकरार हो तो वो किसी तरह से वो होने वाले आपसी द्वंद्व को, आपसी संघर्ष को एक हद तक नियंत्रित कर सके और संतुलित कर सके। लेकिन वह पूरी तरह सफल तभी हो सकते हैं जब उसमें हर देश का बराबर प्रतिनिधित्व हो। प्रतिनिधित्व से ज्यादा वहां पर इतनी ताकत हो, इतनी सक्षमता हो और इतना दबाव हो कि वो किसी भी निर्णय को सही तरीके से ले सके। यदि आपको कहीं बैठने के लिए कुर्सी दे दी जाए, आपको सहभागिता दे दी जाए, आपको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, लेकिन आपकी बोलने की आजादी ले ली जाए, आपके द्वारा या आपकी कही बात के द्वारा जो फैसला होना है वो फैसला लेने ही न लिया जाए। वो एक अलग बात है कि वो फैसला सही है या गलत है। फैसला किसी भी तरफ हो सकता है, वो एक विवेक से जब दोनों पक्ष का अध्ययन किया जाएगा तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन कमोवेश वैश्विक स्तर पर अभी यही स्थिति है कि जो दबाव है, जो संतुलन है, वो अभी भी विकसित राष्ट्रों के पक्ष में झुका हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकासशील राष्ट्र हैं और जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए कहीं ना कहीं उनसे लाभान्वित होने की आकांक्षा या आशा रखते हैं। ऐसे में जो ऊपर होगा संभवतः वो नीचे वाले को दबाएगा। अभी जब हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा था कि जो भी व्यक्ति हो, संस्था हो या फिर कोई ऐसा संगठन हो जो ऊपर है वो नीचे वाले को दबाने का काम करेगा, जो बड़ा है वो नीचे वाले को रोकेगा। इस तरह की परिस्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं समाज में भी, और वही चीज राष्ट्र में भी। ठीक वैसे जैसे हम एक परिवार के भीतर देखते हैं कि अक्सर चाचा दादा में लड़ाई हो रही है, फिर वापस से किसी बात पे समझौता हो जा रहा है, फिर कुछ काम हो रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों में भी
संगठनों के मध्य भी रिश्ते कुछ इसी तरह से चलते हैं, कभी सम होते हैं, कभी विषम हो जाते हैं, कभी संधियां होती हैं तो कभी युद्ध तक की नौबत आ जाती है। अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के जो रिश्ते हैं, जो परिप्रेक्ष्य है वो बदलता रहता है। कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं जिनसे दीर्घकालीन रिश्ते भी होते हैं, जैसे रूस। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो केवल वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आर्थिक फायदे के लिए बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते होते हैं। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन जब हम वैश्विक सरकार के संदर्भ में बात करते हैं तो पलड़ा कहीं ना कहीं विकसित देशों के पक्ष की ओर झुक जाता है। और ऐसे में ये देखना कि जो फैसला है, जो निर्णय है, जो संतुलन की धुरी है, वो हमेशा विकसित राष्ट्रों के पक्ष में रहती है। ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होता है कि भविष्य में यदि अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों के साथ गलत होता है तो कैसे वो अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। या भविष्य में कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है कि दूसरे देश की तरफ से अपने देश पर दबाव बनता है और उस दबाव में वैश्विक परिपाटी के लोग शामिल होते हैं, तो उस समय संतुलन किस तरह से स्थापित होगा। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लगातार घटनाएं घटती रहती हैं और ये जो संतुलन और प्रतिसंतुलन की अवधारणा है लगातार बदलती रहती है। तो इसीलिए फैसला किस ओर जाएगा ये भी पूरी तरह पता नहीं होता। ये हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। सरकार से वैश्विक सरकार तक गए, वैश्विक सरकार से अन्य सभी देशों के मध्य संतुलन और फैसला या निर्णय किस तरफ होगा, इसे समझने के लिए हमने इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। और हाल में ही वो घटना घटी थी, तो इसीलिए जिक्र करना जरूरी था। कॉम्प्लेक्स लगे तो छोड़ दीजिए, केवल डेमोक्रेसी पे आ जाइए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के प्रतिनिधि। लोगों के प्रतिनिधि से, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि अगर हम किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव अगर एक बड़ा समूह चाहता है तो वो सब के सब किसी एक जगह, किसी एक ऑफिस में नहीं जा सकते। तो वो आपस में क्या करते हैं, सब लोग मिलकर के किसी एक प्रतिनिधि का चयन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति जाएंगे और अपनी बात को वहां पर रखेंगे, जिससे कि एक व्यक्ति पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे और उस संपूर्ण समूह के लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। ये फाउंडेशन स्टोन है किसका, गवर्नेंस का, जो कि विश्व की, अभी हम वैश्विक संदर्भ में ही बात कर रहे थे सरकार के लिए। अब कहीं ना कहीं अगर हम ये कह रहे हैं कि एक देश के स्तर पर हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर आ गए, तो अब समय है कि वैश्विक स्तर पर भी हम ये तय करें कि क्या गवर्नेंस की अवधारणा नहीं होनी चाहिए। क्या जो देश गलत कर रहे हैं उनके द्वारा किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं डिक्लेयर की जानी चाहिए। क्या ये समय नहीं है कि वो आगे आए और अपनी अकाउंटेबिलिटी कंफर्म करें या अपने एक्शंस को इंटरनेशनल लेवल पर जस्टिफाई करें। तो ये भी एक सवाल है कि जब हम देश के स्तर पर गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर चले गए तो क्या वैश्विक स्तर पर हम इसलिए इस बात के लिए सक्षम हैं कि हम गवर्नेंस की ओर शिफ्ट हो सकें। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, लोकतंत्र अधिकांश देशों के द्वारा अपनाया गया है, उससे पहले तक राजतंत्र था। और अगर भारत जैसे देश या अन्य देशों की बात करें जहां पर विकसित देशों के द्वारा लंबे समय तक उन्हें उपनिवेश बनाए रखा गया। उपनिवेश से क्या मतलब है, एक ऐसी जगह, उपधन निवेश मतलब जहां से एक अपना हिस्सा है जो अपना देश है उससे दूर किसी देश पर जाकर के कब्जा कर लेना और वहां के जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना। ये बहुत पुरानी रणनीति और तकनीक रही है कि अपनी जमीन सुरक्षित रहे, अपनी जो चीजें हैं, अपने जो संसाधन हैं उनको केंद्रीकृत कर लिया जाए और जो दूसरे के संसाधन हैं वहां पर जाकर के उन संसाधनों पर कब्जा करके वो संसाधन वापस अपने पास लाए जा सके और उनका इस्तेमाल किया जा सके।
अपना जो देश है वो सुरक्षित है, अपनी मिट्टी सुरक्षित है, लेकिन दूर कहीं गए जहां की जमीन इस्तेमाल की, जहां पर लोग कमजोर पड़े। कमजोर यूं ही कोई नहीं पड़ता। वहां पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किसी तरह के आंतरिक संकट होंगे, कहीं ना कोई गद्दार होगा। तो राजतंत्र में भी जब बहुत से लोगों ने गद्दारी की, जगह दी, अपने लाभ, अपने तुच्छ लाभ के प्रति कहीं ना कहीं लालायित हुए, तब उन्होंने दूसरों के लिए रास्ता खोला। सामान्य तौर पर जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है, तो चंद ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि हम सिर्फ अपना फायदा सामने वाले से उठा लेंगे, वो इस लालच में सामने वाले के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और जैसे ही एक बार दरवाजा खुला, एक्सेसिबिलिटी मिल गई, तो सामने वाली पार्टी के लिए इजी हो जाता है सारी चीजों को कैप्चर करना। अगर एक बार कोई व्यक्ति अंदर की सारी चीजें जान गया, इन टर्म्स ऑफ नेशन, जब किसी नेशन के अंदर की सिक्योरिटी आपने दे दी, तो अल्टीमेटली वो लोग आ जाएंगे। अंग्रेजों के साथ हो, चाहे फ्रेंच हो, डच हो, अंग्रेज हो, जो भी हमारे देश में राज कर पाए, उन्होंने एक समय में एक कंपनी स्थापित की, लेकिन धीरे 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 करते हुए वो पूरे भारत में फैलते चले गए। तो जब भी हम बात कर रहे हैं राजतंत्र लोकतंत्र, तो बीच में जो राजतंत्र लोकतंत्र के बीच की जो अवस्था है, वहां पर भारत उपनिवेश काल में था, मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश था। और इसीलिए यहाँ पर सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन हुआ। जब हम क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में जिक्र है कि कैसे कैसे अंग्रेजों ने धीरे 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 भारत की जो संपत्ति है, जो संपदा है, उसको अपने पास ले गए। और उसको खोखला करने के लिए, भारत देश को अंदर से खोखला करने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई, किन नीतियों को, जब विभेद कर तटकर नीति है कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसकी वजह से लॉस क्रिएट किया जा सके, ऐसे लॉस बनाना जिससे नुकसान किया जा सके, इस तरह से अलग अलग तटों की घेराबंदी करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा माल यहां से ले जाया जा सके और वहां से केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट वापस आता था। मतलब हमारे ही देश से हमारा ही कच्चा माल ले जा करके उसको बना करके वापस भेजा जाता था। तो इस तरह की कई छोटी छोटी नीतियां थी। वो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार में वो चीज नहीं हो सकता, उसे कई एस्पेक्ट में पहले तोड़ा गया, उसे खोला गया, उसके बाद अलग अलग एस्पेक्ट्स में मिला करके एक जगह सेंट्रलाइज तौर पर हमला किया गया। मतलब कोई भी हमला केंद्रीकृत नहीं था, धीरे 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 दीमक की तरह खोखला किया गया, तब जाके ये एक उपनिवेश बना और भारत की जो पूरी संपदा थी उस पर धीरे धीरे ऑक्युपाई कर पाए। और यहाँ से फिर धन का एक बड़ी मात्रा ब्रिटेन की तरफ चली गई। लेकिन पहला जो चरण था वो यही था कि अपने डोर्स खोले गए। अगर वो डोर नहीं खोले जाते तो अल्टीमेटली इस तरह की परिस्थितियां नहीं आती। और उसमें जो सबसे बड़ी नीति थी वो वही थी कि फूट डालो और राज करो। जब तक फूट डाला जाएगा, जब दो लोग आपस में लड़ रहे होंगे, तो तीसरा उसका फायदा हमेशा से उठाएगा। तो इसी तरह की परिस्थितियां उस समय बनाई गई थी। तो वहां से जब हम बात करें राजतंत्र से उपनिवेश काल, उपनिवेश काल से हम फिर लोकतंत्र की तरफ आ गए। तो ये जो डेमोक्रेसी टर्म है वो कहां से आया है? दो ग्रीक वर्ड्स से आया है। ये दो ग्रीक वर्ड क्या है? एक है डेमोस। डेमोस का मतलब क्या है? इसका मतलब है पीपल। डेमोस का मतलब लोगों से है। और इसके आगे हम जाएंगे क्रेटोस। क्रेटोस का मतलब क्या है? रूल। तो जब हम डेमोस कहेंगे तो पीपल, जब क्रेटोस कहेंगे तो रूल। डेमोस का मतलब है लोग, क्रेटोस का मतलब है किस तरह का नियम या फिर पावर, शक्ति। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन या लोगों में निहित शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति के पास अपने मौलिक अधिकार हैं, अपने मौलिक कर्तव्य हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए न्यायालय है। अब यहां पर देखना हमें यह होता है कि यदि जो भी शक्तियां हमें दी गई हैं, किस टर्म्स में लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति के पास क्या शक्ति है, लेकिन एक नागरिक होने के अधिक
एक नागरिक होने की हैसियत से हमारे पास अपने कुछ अधिकार होते हैं जिसका हम प्रयोग समाज में रहते हुए करते हैं। अगर समाज में व्यक्ति को अधिकारों से विहीन कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, स्लेव्स वाली कंडीशन आ जाएगी। इसकी, जिसे हम बंधुआ मजदूर कहते हैं, दास कहते हैं। एक लंबी लड़ाई दास प्रथा के लिए भी लड़ी गई थी, उसे हम बाद में कभी देखेंगे। तो ऐसे में लोगों का शासन, रूल ऑफ द पीपल। अब सवाल ये आता है कि क्या हर व्यक्ति रूल करता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं है। जब वही कम्युलेटिव होगा तो फिर किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी क्लास में, आप क्लास 6 में हैं, आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है और उसके लिए आप चाहते हैं कि जो आपके प्रिंसिपल सर हैं, आप क्या चाहते हैं, जो आपके प्रिंसिपल सर हैं उनसे किस प्रकार से मदद ली जा सकती है। मतलब हमको क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो जब हम, जैसे हमें घर में प्रॉब्लम है हम पेरेंट्स के पास जाते हैं, हमें स्कूल में प्रॉब्लम है हम प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं, हमें समाज में कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं। उससे पहले हम प्रशासनिक विभागों में जाकर के मदद मांगते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हमें क्या चाहिए होगा, अपने स्कूल प्रिंसिपल जो हमारे सर हैं, जो प्रिंसिपल सर हैं, उनका हमें अटेंशन चाहिए होगा। इसलिए क्योंकि जो हमारी क्लासरूम है वहां पर शायद कुछ गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या मान लीजिए हमारे स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर पानी पीने का नल है वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं, या किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, या फिर मान लीजिए स्कूल से बाहर जाना है, स्कूल से बाहर एक ट्रिप जानी है सब बच्चों की, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल सर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम जिस सिटी में हैं वहां कुछ प्रॉब्लम, मतलब सिटी की बात तब आएगी जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ जाएंगे। हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई ट्रिप जानी है, उस ट्रिप के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए क्या पूरी की पूरी क्लास प्रिंसिपल सर के पास जाएगी? क्या 50-100 लोग सीधे प्रिंसिपल सर के पास चले जाएंगे? नहीं, इतने बच्चे प्रिंसिपल सर के पास नहीं जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, क्या विकल्प है उनके पास, तो वो अपने क्लास मॉनिटर को चुनेंगे। किसको? क्लास रिप्रेजेंटेटिव को। क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं, जो क्लास के ही कोई मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, या तो उनको बना दिया जाता है क्लास मॉनिटर, या फिर सारे बच्चे, मान लीजिए 50 बच्चे क्लास में हैं, एक लड़कों में एक लड़कियों में 2 मॉनिटर बनाने हैं या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाने हैं। तो क्या किया, जो 48 बच्चे हैं वो वोट करेंगे कि किसको चुनना है, और जिसके पक्ष में, बॉयज और गर्ल्स सेपरेट वोट किया, तो जिसके पक्ष में या एक साथ भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। तो जब वोट किया तो जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, लड़कों में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसको चुना जाएगा और उन्हें क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा। क्लास मॉनिटर बनाने का क्या मतलब है कि वो पूरी क्लास का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी वो सबसे पहले प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे या अपने टीचर्स के पास जाएंगे और वहां जाकर के डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, चाहे क्लास में कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, तो जो रिप्रेजेंटेटिव चुना हुआ है
वो जाएंगे, जाकर के अपनी समस्या प्रिंसिपल सर के सामने रखेंगे, वो उस समस्या को सुनेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी बात प्रिंसिपल सर तक पहुंचाएंगे। और ठीक इसी तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है कहां पर? स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। कैसे? हमें इलेक्शंस के माध्यम से। जैसे अभी हमने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुना, जैसे अभी हमने वहां पर मॉनिटर को चुना, तो फिर ठीक यहाँ पर हम इलेक्शंस के माध्यम से स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर लोगों को चुनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग अपना जो मत है किसको देंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स को देना शुरू करेंगे, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे अपनी रेस्पेक्टिव असेंबलीज के। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम एमएलए कहते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम एमएलए कहते हैं। और स्टेट लेवल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं किस पे? स्टेट लेवल पे। ध्यान दीजिएगा, जब हम स्टेट लेवल पर बात कर रहे हैं तो हम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एमएलए कहते हैं। और जब हम वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं तो इसका मतलब हम नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं। ये फर्क है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर। जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा, जब हम जाते हैं तो एक स्याही का प्रयोग किया जाता है और वो स्याही छूटती नहीं है। उसका प्रयोग करने का क्या कारण है? कि कोई भी व्यक्ति 2 बार मतदान ना कर सके। हर व्यक्ति के मतदान का बराबर मूल्य होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है तो हम अपने एरिया में जिनको भी प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं उनको हम ज्यादा वोट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति के मत का मूल्य बराबर है और वही एक मत उन्हें दिया जा पाएगा। तो एमएलए और एमपी, एमएलए कौन? स्टेट लेवल पर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन? नेशनल लेवल पर। तो ये जो जितने भी मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं? हमारे जो भी लॉज हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके हमको सल्यूशंस देते हैं। हम जनप्रतिनिधियों के पास क्यों जाते हैं? कि हमें जो भी समस्या है उसका समाधान बताइए कि हम कैसे इस समस्या से बाहर निकल के आ सकते हैं। और अगर नहीं होता, मतलब यदि किसी एक समस्या को लेकर के तुरंत नहीं सुलझाया जा सकता, जैसे एग्जाम्पल के लिए महिलाओं और पुरुष को लेकर के समाज में काफी तरह के मतभेद देखने को मिल रहे हैं, कई तरह के जेंडर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब वो जेंडर इश्यूज समय के साथ इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि सोसाइटी डायनामिक हो गई है, सोसाइटी ट्रांजिशन फेज में है, लगातार चीजों में बदलाव हो रहा है। तो उन चीजों में बदलाव होने की वजह से आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन जो वर्तमान में देश के कानून है महिलाओं एवं पुरुषों के लिए, वो आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराने हैं। तो जब समाज में बदलाव आया तो उस समाज में बदलाव के साथ साथ कानूनों में भी बदलाव आना चाहिए। यदि समाज बदल गया, कानून पुराने रह गए, तो जो भी कमजोर रह जाएंगे वो पिस जाएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ज्यादा बड़ी समाज में समस्या ये है कि जब हमको लगता है हम पुरुष की बात कर रहे हैं तो हम एक पक्ष में हैं,
जब हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो हम एक पक्ष में हैं, पर ये दो अलग अलग पक्ष नहीं है। हमें ये समझना होगा केंद्र में रह करके कि इधर स्त्री इधर पुरुष दोनों लोग हैं, दोनों वर्गों की अपनी समस्याएं हैं। कभी स्त्री पीड़ित है और कभी पुरुष पीड़ित है। हमने ये खंड बांट दिया कि यदि या तो स्त्री पीड़ित है या पुरुष पीड़ित है, और उसको लेकर के हमने अलग अलग तरह के मूवमेंट्स कर दिए। महिलाएं क्योंकि लंबे समय से शोषित रहीं, वंचित रहीं, समाज में पिछड़ी, तो उसकी वजह से विभिन्न संगठन हैं जो महिलाओं को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो पुरुषों को लेकर के कुछ संगठन हैं, लेकिन वह सीमित हैं, और सीमित होने के बावजूद भी उनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो हाथ बंधे हुए क्यों हैं? क्योंकि वहां पर कानून नहीं है। कानून ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात ही खत्म हो जाती है। अगर कानून ही नहीं बनाया तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात ही खत्म हो जाती है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आम जनमानस अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, लोग अपनी आवाज उठाएं, अपनी समस्याएं लिखें, और उन समस्याओं के संभव समाधान क्या हो सकते हैं उनको लिख करके अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करें। जब जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचेगी, लगातार हर तरफ से एक ही तरह की आवाज उठेगी, तब जाकर के कहीं हम उम्मीद करते हैं कि संसद में कोई बिल आएगा, कोई बदलाव आएगा और लोगों का जो जीवन है वो परिवर्तित होगा। सिर्फ एक कानून के होने या ना होने की वजह से लाखों लोग सालों सालों तक सफर करते चले जाते हैं। लोगों के 5 साल, 10 साल, 20 साल बर्बाद हो जाते हैं। क्या आम आदमी के जीवन की वो कीमत ही नहीं है? तो ये सवाल फिर यहाँ पर उठना चाहिए। ये जागरूकता का स्तर अपनी 6 क्लास से होना चाहिए कि मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए, और अगर मेरे साथ या मेरे आसपास किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। उसी के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी आवाज उठाने का एक तरीका है, अपनी बात रखने का एक तरीका है। बहस या लड़ाई ये बताता है कि ये लक्षण लो आईक्यू का है। अगर कोई व्यक्ति बहुत चिल्लाता है और हर बात बात पे खींचता है या हर बात पे बहस करता है या लड़ता है, इसका मतलब इंटेलिजेंस या आईक्यू काफी लो है। इंटेलिजेंस क्या है? हाई आईक्यू का क्या मतलब है? सिचुएशन कैसी भी हो, खुद को काल्म रखना है और प्रॉपर वे में रेस्पॉन्ड करना है। जब प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करेंगे तब फिर वो बातें समझ में आ पाएंगी जो बातें जरूरी हैं। भावनात्मक भड़ास, गुस्से में व्यक्ति सिर्फ भावनात्मक भड़ास निकालता है। उस भावनात्मक भड़ास का कोई मतलब नहीं। सरकार से भी कोई चीज मांगनी है तो हमें प्रॉपर तथ्यों पर मांगनी होगी कि ये समस्या है, ये समाधान है, ये हमको चाहिए। कब तक मिलेगा? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल? कब मिलेगा? इस कानून में बदलाव कब आएगा? हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान की सरकार अगर सबसे योग्य है तो हमको ये परिवर्तन करके दिया जाए, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए, तो उन चीजों में परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो काम क्या है हमारा? स्टेट लेवल पर एमएलएस, नेशनल लेवल पर एमपीज, ताकि हम अपनी समस्याएं, एक आम व्यक्ति उनके पास जाकर के अपनी समस्याएं रख सकते हैं। फिर ये लोग धीरे धीरे डायलॉग, डिबेट, जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था किसी भी लोकतंत्र या स्वस्थ समाज की जो मूल अवधारणा है वो डिबेट पर टिकी हुई है। अलग अलग समय पर डिबेट ऑर्गेनाइज होती रहनी चाहिए। वो तभी संभव है जब हम एक स्वस्थ समाज में रहते हुए लगातार बदलाव की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। डिबेट के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपने अपने जो ओपिनियंस हैं, उनको समझने के लिए और उन ओपिनियंस के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए। ओपिनियन, अक्सर लोग किसी की कही बातों पर बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति आपको लेकर के किसी तरह की बातें अभिव्यक्त कर रहा है वो उसका ओपिनियन है, सच्चाई नहीं है। और अगर किसी ने कुछ कहा और आप उस बात को
गलत प्रूफ करने में लग गए तो आपने अल्टीमेटली ये सिद्ध कर दिया कि सामने वाला जो कह रहा है उसमें अंशतः या तथ्यता सत्य है। जो लोग आपके अपने हैं उन्हें एक हद तक कोई बात समझाने की जरूरत है, उसके अलावा किसी को समझाने की जरूरत इस दुनिया में नहीं है। लोकतंत्र में भी अपनी बात पूरी दृढ़ता से रखने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति बात काट रहा है तो ये उसकी समस्या, कोई आपके बारे में किसी तरह की राय बना रहा है, ओपिनियन जनरेट कर रहा है, तो वो ओपिनियन उसकी सोच से आ रही है, वो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगी। इसीलिए बातचीत हमेशा ओपिनियन बेस्ड होती है। हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही जगह पर आकर के सहमत होने की जरूरत है। तो ठीक वैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और यह विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। कितनी? 970 मिलियन वोटर्स इन 2024, 2024 की बात कर रहे हैं। इसे सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा गया है जहां पर 970 मिलियन वोटर्स हैं। अब एक सवाल और उठता है, हम अपने को मॉडर्न डेमोक्रेसी या मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हमारे जो कंसेंट की एज है वो 18 ईयर्स क्यों है? समाज में बदलाव आया, इतने साल पहले जब ये तय किया गया तब के समाज की स्थिति अलग थी। आज ये सवाल है कि क्या सरकार ये नहीं सोचती कि एक 16 साल का बच्चा वोट डालने में सक्षम है या नहीं? अगर क्लास 6 का बच्चा डेमोक्रेसी पढ़ रहा है, गवर्नेंस पढ़ रहा है, गवर्नमेंट पढ़ रहा है, तो उसको वोट का राइट 14 साल में क्यों नहीं मिलना चाहिए या 16 साल में क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने 18 साल की उम्र तो बहुत पहले तय की थी। तो किसी भी डेमोक्रेसी में अगर हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, सहभागिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब समग्र की सहभागिता होगी तभी किसी बदलाव की उम्मीद होगी। और हम अक्सर इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि हर बार वोटर्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। सबसे ज्यादा वोटर्स कौन होने चाहिए? युवा होने चाहिए, क्योंकि जब युवा वोटर्स शामिल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उतनी पॉपुलेशन इंगेज होगी। सरकार को बनाना एक प्रक्रिया है, सरकार को बनाने के क्रम में आम लोगों का योगदान होता है, सहभागिता होती है, तब जाकर किसी जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। तो फिर आज ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि हम 18 ईयर्स एज ही क्यों रखते हैं। इसको लेकर के बात भी चली। चलिए, गाड़ियों के लिए नियम हो सकता है क्योंकि गाड़ी सेफ्टी का मसला है, रोड पे गाड़ी चलाना है लाइसेंस के लिए, लेकिन क्या वोटिंग की उम्र 16 साल या 14 साल नहीं होनी चाहिए? डिफरेंट क्राइटेरियाज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रीजंस, वहां पर जो कंसेंट की एज है क्या वो 16 नहीं होनी चाहिए? तो इस तरह की जो कुछ आमूल चूल परिवर्तन है जो समय के साथ देखने को मिलेंगे और ये बता पाएंगे कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी। अभी वर्तमान में ज्यादा खुश मत होइए, अभी के हिसाब से 18 साल उम्र है तो 18 साल से पहले वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। इमेजिन कीजिए कि आपकी जो पूरी क्लास है वो पिकनिक जाने के लिए प्लान कर रही है और दो प्लेसेस हैं। दो प्लेसेस कौन से? ए और बी, दो प्लेसेस हैं। यहाँ पर जाने के लिए पूरी क्लास में कहीं भी हम जाते हैं तो हम उत्साहित होते हैं कि वो जगह कैसी होगी, वहां लोग कैसे होंगे, हम किससे जाकर के मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या सिचुएशन होगी। हम हमेशा इन चीजों को लेकर के सोचते रहते हैं। तब हमने प्रोस और कॉन्स डिस्कस किया, उसी हिसाब से फिर हमने क्या डिस्कस किया? डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एटसेट्रा। जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी एक
अवेलेबल ट्रेन है, बस है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, या कार से लोग जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, वहां तक जाने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी है, वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम जाएंगे, किस तरह की फैसिलिटीज है, क्या खाने पीने को अवेलेबल है या हमें खाने पीने को लेकर के जाना होगा। इस तरह के बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने टीचर के पास जाते हैं और टीचर ये डिसाइड करते हैं कि हम वोटिंग कराएंगे। मान लीजिए ए जगह की दूरी 100 किलोमीटर है, बी की जगह 200 किलोमीटर है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि किस जगह जाना ज्यादा अच्छा है। कहाँ जाने में डिस्टेंस और टाइम दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं, सुबह जाएंगे शाम तक आएंगे, तो ए और बी दोनों को देखा जाएगा। फिर उनके अपने अपने प्रॉन्स कॉल्स लिखे जाएंगे और फिर टीचर्स वोटिंग के माध्यम से बताएंगे कि किस जगह जाना ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें सारे बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ए और बी के प्रॉस कॉन्स बता दिए गए। अब सब लोग मिलकर के ये तय करेंगे कि किस जगह जाना है। तो जहां पर सब लोगों की सहभागिता होगी तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहां पर हर स्टूडेंट के ओपिनियन को यहाँ पर हर स्टूडेंट के ओपिनियन को लिया गया किसी भी प्लेस को फाइनलाइज करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब वही है कि कोई भी जगह है, वहां पर कोई भी फैसला हो रहा है तो किसी भी पर्सन को लेफ्ट आउट नहीं किया गया। अक्सर हम देखेंगे कि जब भी कुछ बड़े डिसीजंस हो रहे होते हैं तो कुछ लोगों को लेफ्ट आउट हमेशा करा दिया जाता है, कर दिया जाता है, कई बार ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, ड्यू टू दे थिंक दे डोंट हैव माइंड टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द हाइट्स। होता है ना, भाई बुद्धू है, बेवकूफ है, हम इसकी राय क्यों लें, हम तो बहुत ज्यादा जानते हैं। अक्सर ऐसी सोच लोगों में पाई जाती है। कोई नहीं, इसे बीमारी कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में समान स्तर की प्रतिभा है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है, जहां पर हर बच्चे को बराबर भूमिका या सहभागिता निभाने का मौका दिया गया। उसके बाद हम आते हैं किसमें, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रेफर्स टू अ सिस्टम that enables and encourages the participation of ordinary citizens। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब लोग कहते हैं ना कि जमीनी स्तर पर काम करना। अभी तक हम मेच्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। यहाँ पर हर किसी के, ऑर्डिनरी सिटीजन, ऐसा नहीं है कि पता चला जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी सहभागिता ज्यादा है, जिसके पास ताकत ज्यादा है उसकी सहभागिता ज्यादा है, कोई सुंदर ज्यादा है उसकी सहभागिता ज्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसा सिस्टम जो एनेबल करता है, इनकरेज करता है किसके लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के और भी कुछ फीचर्स हैं जो हम अगले चैप्टर में धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करेंगे। जाने से पहले कुछ चीजें हैं, कोई भी देश बिना गवर्नमेंट और गवर्नेंस के नहीं चलाया जा सकता। अब ये कहना होगा कि वर्तमान की सरकार में काफी बदलाव हुए हैं, हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ आ गए हैं। जो लाल फीताशाही थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, जहां पर फाइलों के माध्यम से सारा काम होता था, अब जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। A modern government has three organs: legislative, executive and judiciary, which need to work together। यहाँ पर भी तीनों ऑर्गन्स की बात है, हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात किया था। अगर ऐसा नहीं होगा, पावर्स में सेपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे को ओवर पावर करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की समस्या होने की संभावनाएं होंगी। द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल्स: सेंटर, स्टेट एंड लोकल। एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में काम करते हैं। कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता,
एक अकेला व्यक्ति चाहे जितना ईमानदार हो, वो पूरे देश में अकेले पूरी ईमानदारी भी सिर पे उठा लें तो भी बदलाव नहीं होगा। इसीलिए ये संरचना बनाई गई है। केंद्र में भी अच्छे लोग चाहिए, राज्य में भी अच्छे लोग चाहिए, ग्रामीण स्तर पर भी काम करने वाले अच्छे लोग चाहिए। जब अच्छे लोग ऊपर से नीचे तक होंगे तभी इस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। अकेला व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे सब कुछ नहीं खींच सकता, उसे लोग चाहिए, टीम चाहिए, उस तरह के माइंडसेट चाहिए जो लोग उस तरह के बदलाव को लेकर के आगे चलने को राजी हों, नहीं तो ये संभव नहीं है। और बहुत सा जो भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे आते आते इतना बढ़ जाता है कि नीचे वाले लोगों को उससे लाभान्वित होने का मौका नहीं मिलता जो ऊपर से नीचे के लिए चलाया जाता है। Democracy is the overall framework for this system. It functions through elected representatives, जो अभी हमने पढ़ा कि बोथ नेशनल और स्टेट लेवल एमएलएस और एमपीज के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। अगर देश के हम स्ट्रक्चर को समझें तो ऊपर जो हमारे शीर्ष पदाधिकारी हैं, उसके बाद फिर सारे हमारे एमपीज हैं, फिर एमएलएज हैं, उनके नीचे सारे अधिकारी हैं, अधिकारियों के नीचे कर्मचारी हैं, उसके बाद इसके पैरेलल प्राइवेट संस्थान हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट संस्थान के पैरेलल सारे बिजनेस हैं, एमएनसीज हैं, और उसके अलावा मीडिया हाउसेस हैं, जुडिशरी है, ये सब ऐसे मिलकर के काम करता है। संरचना ऊपर से नीचे को आती है, जब एक से दूसरे को सब मिले होते हैं तब ये काम पूरा होता है, और इसी को हम सिस्टम कहते हैं, जिसे आपने अक्सर नाम सुना होगा, हम सिस्टम हिला देंगे, तो दिस इज कॉल्ड सिस्टम। लोग अक्सर कहते हैं कि कितना भी ताकतवर आदमी हो, सक्षम आदमी हो, एक बार वो सिस्टम में फंस जाए तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। यहां तक कि कई बार जब भ्रष्टाचार जैसी परिस्थितियां होती हैं या कई बार ईमानदार लोगों को पर्सनली भी टारगेट कर दिया जाता है। अब ये सिस्टम या तो सिस्टम इस तरह से हो कि लोगों को अपलिफ्ट करने का काम करे, लेकिन ये सिस्टम इतना मजबूती से बंधा हुआ है कि ये किसी भी व्यक्ति के चाहने से परिवर्तित नहीं होता है। इवन जो सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है, सिस्टम उसको ही बदल देता है, क्योंकि वो इतनी तरह से तोड़ देते हैं उसको, इतनी संरचनाएं होती हैं कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो फिर विकल्प क्या है? क्या आप बदलाव की उम्मीद छोड़ दें? नहीं। जितना हम अपने सामर्थ्य में काम कर सकते हैं, जितना हमारे दायरे में है, जितना हमारे सामर्थ्य में है, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के भीतर रहते हुए हम सिस्टम में जो भी योगदान कर पाएंगे उसे करेंगे। अगर 1000 यूनिट है, उसमें से हम एक छोटा सा हिस्सा है, शायद डेसिमल में एक हिस्सा है, 0.2 है हम, 1000 यूनिट्स में 0.21% की कीमत है, तो हम बदलाव जैसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है और उस सिस्टम में जितने बेहतरीन लोग हैं, उनके माध्यम से हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। जितना हमसे होगा उतना हम करें। तो जब भी बात होती है राष्ट्र प्रथम की, तो बात बस इतनी सी है कि सिर्फ भोग आधारित जीवन जीने की बजाय कर्तव्य आधारित, सेवा आधारित जीवन जिया जाए और उतना ही योगदान करने का प्रयास किया जाए जितनी खुद की क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, क्योंकि ये सिस्टम लोगों को तोड़ने का काम भी करता है। तो ये सिस्टम है, ये हायरार्की है जो पूरे सोसाइटी को रन करती है, पूरे गवर्नमेंट को गवर्न करती है, और इस हिसाब से पूरा देश संचालित होता है।